सेमीफाइनल की चर्चा हो रही है, उसे जीतने के लिए अब एक नया दांव गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने खेला है। पहले ये माना जाता था कि जो उपचुनाव होता है वो विपक्ष का होता है। जेडीयू जो गोपालगंज में कभी चुनाव ही नहीं लड़ी, अचानक उतरेगी तो क्या टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? मगर अब जो है वो समय बदल गया है। अब सत्ता पक्ष के लोग ही ज़्यादा फिर जीत के आते हैं। तो बिल्डिंग बिहार में बहुत अपराध से बन रही है, उसके पीछे एक अलग अर्थशास्त्र है, वो सब लोग जानते हैं। अधिकारी ज़्यादा समझते हैं इस अर्थशास्त्र को और मंत्रियों को भी ये समझा दिया जाता है। मॉडल हॉस्पिटल का क्या कंसेप्ट है ये पीएमसीएच या बिहार के दूसरे अस्पतालों को देख के समझा जा सकता है कि मॉडल किसको कहते हैं। कि अगर साधु यादव मैदान में आए तो महागठबंधन के लिए मुश्किल बीजेपी का भारी हो जाएगा। बिल्कुल। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा है। खबर यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 3 सीटों का उपचुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल होगा। जो जीतेगा वो मोरल तौर पर काफी मजबूत होगा। और देखिए, गोपालगंज की सीट है, 17 सालों से बीजेपी का कब्जा है। सुभाष सिंह अब नहीं रहे तो वहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने गृह जिले गोपालगंज आज पहुंचे थे और पहुंचे तो पहुंचे, बड़ी सौगात भी दी। 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस सौगात को लेकर खूब चर्चा चल रही है गोपालगंज में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। खूब चर्चा है, 500 करोड़ दे रहे हैं विकास, 600 करोड़ और विकास योजनाओं पर खर्च होंगे। चुनाव भी नजदीक है। चुनाव नज़दीक है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ गया है। वैसे तो सरकार घोषणाएं करती ही रहती है योजनाओं की, मगर इस योजना को उपचुनाव के नज़रिए से देखा जाएगा कि 600 करोड़ का जो वहाँ ये अलग अलग योजनाओं में जो सरकार खर्च करेगी, तो उसका चुनाव पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इस घोषणा का ही असर पड़ेगा। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, मगर तैयारियां शुरू हो गई हैं, राजनीतिक दलों की तैयारियां। तो उसी दृष्टिकोण से इसको भी देखा जा सकता है कि उसी के लिए एक पहला चरण ये है कि लोगों को एक उम्मीद दिलाई जाए, एक भरोसा दिलाया जाए लोगों को कि सरकार आपके लिए चिंतित है और कुछ करना चाहती है। तो 600 करोड़ में 500 करोड़ तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे खर्च होगा। थावे में मेडिकल कॉलेज, सरकार का फैसला है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। भारत सरकार भी कह रही है कि हर ज़िले में हो। और तो गोपालगंज में जो मेडिकल कॉलेज खुलना है वो थावे में खुलेगा, जैसा कि तेजस्वी यादव ने आज वहाँ घोषणा की कि थावे में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और उस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वो तो अभी लंबी योजना होगी। अभी ज़मीन एक्वायर होगा, फिर धीरे धीरे काम होगा, तो वो 10 साल में जा कर के तैयार होगा, पूरा होगा। और दूसरी घोषणा उन्होंने ये की है कि गोपालगंज का जो सदर हॉस्पिटल है उसको मॉडल हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। मॉडल हॉस्पिटल का क्या कंसेप्ट है ये पीएमसीएच या बिहार के दूसरे अस्पतालों को देख के समझा जा सकता है कि मॉडल किसको कहते हैं। माने जहाँ डॉक्टर आ जाएं, 4 डॉक्टर दिखें, कुछ दवा दारू, कुछ डिटॉल, सेबनॉल, ये सब चीज़ें हों, सर दर्द की दवा मिल जाए, इंजेक्शन लगाने वाली नर्स हो, प्राथमिक उपचार हो, तो वो सरकार मानती है कि मॉडल हॉस्पिटल है। यानी वहाँ दिख रहा है, गतिविधि कुछ दिख रही है, वही मॉडल है। तो मॉडल हॉस्पिटल वहाँ खोला जाएगा। इस पर 33-33.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसमें 10 बेड आईसीयू का भी होगा। उसके बाद सिंघवलिया में ट्रोमा सेंटर भी एक बनाने की घोषणा उन्होंने की है। और ट्रोमा सेंटर की जो घोषणा की तो अनायास उनके मुंह से निकल गया कि बिल्डिंग वहाँ बना हुआ है, अब सिर्फ उसको चालू करना है। यानी बिल्डिंग कब बना ये पता नहीं। तो सरकार का यही काम है, बिल्डिंग बना दीजिए और उसमें कोई संसाधन नहीं दीजिए, उसको चालू मत कीजिए और जा कर के फीता काट दीजिए, उद्घाटन भी हो गया। हमको याद आ रहा है कि यहाँ विक्रम में एक ट्रोमा सेंटर बना हुआ था जब स्वास्थ्य मंत्री थे सीपी ठाकुर, ये अटल जी के ज़माने में। सीपी ठाकुर उस समय केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब ट्रोमा सेंटर वहाँ बना उनके प्रयासों से। और वो समझिए कि 15-20 साल तक खलिहान बना रहा।
कोई वहाँ जाता नहीं था, ना कोई संसाधन वहाँ उपलब्ध कराए गए, ना कोई उपस्कर था, ना किसी की पदस्थापना हुई। तो अगल बगल के जो ग्रामीण थे, किसान थे, वो अपना गाय गोरू बांधते थे, कोई अनाज ला के रखता था, तो वो उनका गोदाम बना हुआ था। अब शायद चालू हुआ है वो ट्रॉमा सेंटर। तो ये हालत है। और बिल्डिंग क्यों बनती है? बिल्डिंग बिहार में बहुत अफराद से बन रही है, उसके पीछे एक अलग अर्थशास्त्र है, वो सब लोग जानते हैं। अधिकारी ज़्यादा समझते हैं इस अर्थशास्त्र को, और मंत्रियों को भी ये समझा दिया जाता है कि इससे ये फ़ायदे हैं। जनता भी देखेगी कि बिल्डिंग बन गया, थोड़े मजदूरों को वहाँ काम मिल जाएगा, रोजी रोटी लोगों को मिल जाएगी, ठेकेदारों को कुछ काम मिल जाएगा, और सबका वारा न्यारा होगा। तो इसलिए बिहार में भवन क्रांति हो रही है इन दिनों। खूब बड़े बड़े भवन, आलीशान भवन बनते दिखेंगे आपको। और फिर उन्होंने एक ये भी घोषणा की कि थावे मंदिर को का ब्यूटिफिकेशन होगा, वहाँ पार्क बनेगा, वहाँ दुकानें होंगी, पार्किंग की जगह होगी, और विवाह भवन, यात्री निवास, ये तमाम चीज़ें वहाँ बनेंगी। 22 करोड़ रुपए कहा कि इस पे खर्च होगा। तो ये अच्छी बात है। अगर विकास होता है किसी क्षेत्र का तो इससे सब लोगों को खुशी होगी और लोगों को सुविधाएं मिले, इससे किसका विरोध होगा? और ये होना भी चाहिए। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है ये कि नागरिक सुविधाओं पर ध्यान दें, मगर इस पे संदेह करने के पर्याप्त गुंजाइश है। क्योंकि जो अतीत अब तक रहा है बिहार में, वो ये रहा है कि घोषणाएं करके नेता और मंत्री भूल जाते हैं अपने वादे, और फिर कभी कोई याद दिलाता है, कुछ काम शुरू होता है तो अब उसमें दशकों लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से तेजस्वी यादव पीएमसीएच गए थे। बहुत झाड़ा, डांटा, डपटा, पुचकारा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चेतावनी भी दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर आज जा कर के देखिए, आज ही वहाँ मारपीट हुई। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, बाहर से मरीज आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं निराश गरीब मजदूर और ये गांव के लोग, और आज फिर मारपीट हुई वहाँ। तो ये स्थिति है, कोई बदलाव नहीं है। शाम में कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ नज़र नहीं आते, जबकि चार्ट में ड्यूटी उनका टंगा रहता है कि ड्यूटी उनकी है, मगर सब लोग अपने क्लिनिक में बिजी रहते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे कितने स्वास्थ्य मंत्री आए और गए, मगर स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी जगह उसी ढर्रे पे चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं ला सका। बिहार को आज जैसा एम्स में अभी कल ही अपॉइंट हुए नए डायरेक्टर कोई राव हैं, तो उनको वहाँ बनाया गया। उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था उस पोस्ट के लिए, मगर जो सर्च कमेटी थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो नियुक्ति कमेटी बनी थी, उसने तमाम खोजबीन कर करके और उनका नाम सामने लाया और उनका सिलेक्शन हुआ। तो उनकी खासियत डॉक्टर राव की ये है कि पहले भी वो वहाँ रह चुके हैं दिल्ली एम्स में, और बाद में उनको हैदराबाद भेजा गया ईएसआई हॉस्पिटल में। तो ईएसआई हॉस्पिटल खंडहर था, कोई जाता नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर अपने प्रैक्टिस में मस्त रहते थे। मगर उन्होंने क्या किया, वहाँ वो थंब इम्प्रेशन वाला अटेंडेंस शुरू कर दिया और उसको आधार से जोड़ दिया। तो अब पता चल जाता था कि डॉक्टर कहाँ हैं इस समय, ड्यूटी आवर में वो अपने कॉलेज में हैं, हॉस्पिटल में हैं, या कहीं और पैसा बना रहे हैं। तो इसके चलते ये हुआ कि जो डॉक्टर 2 घंटे भी समय नहीं देते थे, वहाँ 8-8 घंटे बैठने लगे और चमक गया, नाम हो गया वो उस ईएसआई हॉस्पिटल का, हैदराबाद का। तो ये उनका जो काम था, ये काम छिपा नहीं रहा, और यही काम प्रधानमंत्री की नज़र में लाया गया। बताया गया कि इन्होंने ऐसा क्रांतिकारी बदलाव वहाँ कर दिया और उनकी नियुक्ति हो गई एम्स डायरेक्टर के रूप में। तो वैसे डॉक्टरों की, वैसे प्रशासन में काबिल डॉक्टरों की ज़रूरत है बिहार को, कि जो मेडिकल व्यवस्था को सुधार सकें, और वैसी नियुक्ति समिति, वैसे मंत्रियों की ज़रूरत है जो उनको पूरा संरक्षण दें। मगर यहाँ तो अर्थशास्त्र पर सारी राजनीति टिकी हुई है, तो घूम फिर के बाद फिर अर्थशास्त्र पर आ जाती है। तो मतलब कि माना जाए कि जो सेमीफाइनल की चर्चा हो रही है, उसे जीतने के लिए अब एक नया दांव गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने खेला है। ज़्यादा वही है, ज़्यादा इसके बैकग्राउंड में वही है कि कैसे चुनाव जीत जाया जाए। हालांकि पहले ये माना जाता था कि जो उपचुनाव होता है वो विपक्ष का होता है, यानी ज़्यादातर विपक्ष के लोग जीत करके आते थे उपचुनाव में, और जनता भी उनको जिताती थी कि लगता था कि सरकार तो है ही, सरकार के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा 2-1 सीटों से, तो इसलिए विपक्ष को जिताओ कि विपक्ष की आवाज़ थोड़ी मजबूत हो। मगर अब जो है वो समय बदल गया है, अब सत्ता पक्ष के लोग ही ज़्यादा फिर जीत के आते हैं। तो
उसके पीछे यही तमाम तरह के हथकंडे होते हैं, उसका उपयोग करके गोपालगंज जीत का जाती है। चुनावी समीकरण पे भी अगर थोड़ा चर्चा करें तो बीजेपी 17 सालों से लगातार जीत रही थी। सुभाष सिंह लगातार कब्जा जमाए हुए थे, उनका निधन हो गया। चर्चा है कि उनकी पत्नी कुसुम देवी हो सकता है कि वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन महागठबंधन में अभी जो है वो कुछ तय नजर नहीं आ रहा है सामने। अंदर अंदर खबर है कि जेडीयू और आरजेडी में बात बन गई है कि जेडीयू इस बार वहां से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जेडीयू जो गोपालगंज में कभी चुनाव ही नहीं लड़ी, अचानक उतरेगी तो क्या टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? देखिए, वहाँ आधार तो है ही, और बैकुंठपुर में जीते थे वो पुराने समाजवादी नेता थे ब्रजकिशोर सिंह, उनके पुत्र हुए मनजेश सिंह, वो भी जीतते थे वहाँ से चुनाव। और बाकी उनके समर्थक भी हैं, वोटर भी हैं वहाँ जो जदयू के लिए वोट करते हैं। और अभी तो महागठबंधन का भी साथ हो गया है, आरजेडी का भी साथ हो गया है, तो अभी स्थिति उनकी मजबूत रहेगी। अगर जदयू लड़ती है गोपालगंज सीट तो स्थिति मजबूत रहेगी। मगर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुभाष सिंह लोकप्रिय विधायक रहे हैं, वहाँ के मंत्री भी थे, और वो मरे हैं तो एक सहानुभूति वोट जो होता है वो उसका फ़ायदा अगर उनके परिवार से कोई खड़ा होता है तो उसका फ़ायदा मिलेगा परिवार के जो उम्मीदवार होंगे उनको। तो टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास साधन ज़्यादा है, संपन्न है हर दृष्टिकोण से, तो इसलिए अपर हैंड तो सत्ता पक्ष का रहेगा। मगर अगर मोबिलाइज कर लेती है बीजेपी वहाँ लोगों को कि जो स्थितियाँ हैं वो बता करके, तो पासा पलट भी सकता है, मगर टक्कर तो जरूर कांटे की रहेगी। तो धरों की टक्कर में एक और नाम गोपालगंज की जब बात आती है तो खूब चर्चा होती है साधु यादव की। आरजेडी पिछले बार गोपालगंज की सीट इन्हीं के दम पर जीती थी, उसके बाद आज तक गोपालगंज की सीट वो जीत नहीं पाई। पिछले बार 2020 के चुनाव में भी वो बसपा के टिकट पर लड़े, दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में अगर फिर वो मैदान में उतरते हैं तो नुकसान किसका करेंगे? नुकसान तो महागठबंधन का होगा, जदयू का होगा, क्योंकि उनका वोट भी वही होगा जो वोट मिलने वाले हैं जदयू को या महागठबंधन को जो मिलेंगे, वह उन्हीं वोटों में से वो अपने हिस्सेदारी काटेंगे, तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी सीट निकाल ले सकती है। ऐसा मतलब प्रतीत है कि अगर साधु यादव मैदान में आए तो महागठबंधन के लिए मुश्किल बीजेपी का भारी हो जाएगा। बिल्कुल। तो गोपालगंज की सीट को लेकर कई चर्चाएं चल रही थी। पहले ये भी एक दफा चर्चा हुई कि हो सकता है कि जिस प्रकार से सीबीआई का दबाव तेजस्वी यादव पर है, तो तेजस्वी यादव आगे का भविष्य को देखते हुए अपनी पत्नी राष्ट्री यादव को भी मैदान में शायद उतार सकते हैं। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी, कई बातें इसमें शामिल हुई, कई बातों पर चर्चा हुई, 3 सीटों को लेकर चर्चा होने लगी। तो 2 सीट जो कुरहनी का है और मोकामा का है वो आरजेडी का सिटिंग सीट है, तो इन 2 सीटों पर आरजेडी ने तय किया है कि वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन गोपालगंज की सीट वो जेडीयू के लिए छोड़ेगी। जेडीयू कभी गोपालगंज में चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन गोपालगंज जिले में जो अदर सीटें हैं उस पर उसका अपना दमखम है। जैसा कि सर ने बताया, मनजीत सिंह बैकुंठपुर से विधायक भी रहे हैं, लगातार चुनाव भी लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में मनजीत सिंह का पलड़ा गोपालगंज की सीट पर जेडीयू की दावेदारी में काफी ज्यादा भारी बताया जा रहा है। हालांकि जब चुनाव की घोषणा होगी, उम्मीदवारों का ऐलान होगा, तब सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन साधु यादव एक बड़ा फैक्टर गोपालगंज की सीट पर साबित हो सकते हैं, और शायद इन तमाम समीकरणों को देखकर भी तेजस्वी यादव आज गोपालगंज पहुंचे थे, और बीजेपी जो 17 सालों से इस सीट पर कब्जा जमाई हुई थी उससे छीनने की कोशिश एक बार उन्होंने की है। कहीं ना कहीं 600 करोड़ का जो सौगात उन्होंने दिया है वो उपचुनाव की भी रणनीति हो सकती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।